बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी। कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें? एक दो एग्जाम्पल है ना, दो कल करेंगे। देखो इसका कुछ पार्ट आप पढ़ के आए हो, इस चैप्टर का कुछ पार्ट आप पढ़ के आए हो। कहां पर पढ़ा है? हमने पढ़ा है रासायनिक साम्य के अंदर। किसके अंदर पढ़ा है? रासायनिक साम्य के अंदर पढ़ा है। या तो रासायनिक साम्य पहले पढ़ लेते, ठीक है, या अपन क्या पढ़ लेते? रासायनिक बल गतिकी पहले पढ़ लेते। अगर रासायनिक बल गतिकी पहले पढ़ते तो थोड़ा बहुत पार्ट अपन किसको समझ आ जाता? रासायनिक साम्य का। और रासायनिक साम्य पढ़ा है हमने पहले, तो पहले क्या समझ में आ जाएगा? रासायनिक बल गतिकी आ जाएगा। देखो रासायनिक बल गतिकी रसायन विज्ञान की एक क्या है? शाखा। क्या? एक शाखा। और इस शाखा के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो एक तो अभिक्रिया की, याद रखना है, दर का अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया की दर का अध्ययन करते हैं। और दर को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। नोट्स मिल जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे आपको। प्रभावित करने वाले कारक। रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर और दर को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। रासायनिक बल गतिकी का मतलब क्या हुआ? यानी अभिक्रिया कितनी तेज होगी, अभिक्रिया कितनी तेज होगी और अभिक्रिया कितनी धीमी होगी, उसका अध्ययन करना ही क्या है? रासायनिक बल गतिकी है। लिखना नहीं है, पहले समझ लो, लिख लेना बाद में। रासायनिक बल गतिकी है। एक हमने ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद है, रासायनिक साम्य के अंदर। रासायनिक साम्य के अंदर क्या बनाया था? ग्राफ बनाया था। हमने कहा था प्रारंभ में क्रिया कारक क्या होते हैं? उच्च। क्रिया कारक उच्च होते हैं और समय के साथ साथ में धीरे धीरे उसकी सांद्रता में क्या आती है? कमी आती है। ये ग्राफ बनता है किसके लिए? क्रिया कारक। किसके लिए? क्रिया कारक, ठीक है ना। और हमने कहा था प्रारंभ में उत्पाद क्या होते हैं? कम। प्रारंभ में उत्पाद क्या होते हैं? शून्य, जीरो होते हैं। तो धीरे धीरे याद रखना है, जैसे जैसे अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ती है, उत्पाद की सांद्रता में क्या आती है? वृद्धि। ये बना हमारा क्या? उत्पाद। क्या बन गया? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में समय के साथ में क्रिया कारकों की सांद्रता में क्या आती है? कमी। और फिर याद रखना उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये हमने लिखा क्रिया कारकों की सांद्रता। इधर क्रिया कारक की क्या लिखी है हमने? सांद्रता। और उस तरफ लिखा हमने क्या? समय। क्या लिखा है? समय। इधर लिखा हमने उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। और नीचे लिखा हमने क्या? समय। नीचे लिखा है समय। जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, याद रखना है उत्पाद की सांद्रता भी क्या होती है? बढ़ती है। और जैसे जैसे समय क्या होता है? बढ़ता है, वैसे वैसे क्रिया कारक की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। क्रिया कारक की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। अब इसके अंदर हमें देखना है दर क्या चीज है। दर, दर क्या चीज होती है? रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिखा जाता है स्मॉल आर से। किसे लिखा जाता है? स्मॉल आर से। आर का मतलब होता है सांद्रता। क्या मतलब होता है? सांद्रता बटा क्या होता है? समय। सांद्रता बटा क्या होता है? समय। यानी सांद्रता में भी क्या? परिवर्तन। सांद्रता में भी क्या? परिवर्तन। और परिवर्तन भी किसके साथ में? समय के साथ में। यानी जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, वैसे वैसे सांद्रता में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। सांद्रता बड़े कोष्ठक का मतलब क्या होता है? सांद्रता इस डी का मतलब हो गया परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन। और इस डी का मतलब हो गया परिवर्तन, समय में परिवर्तन। तो हमने बनाया डी, ये बन गया हमारे पास में सी। सांद्रता अपॉन क्या बन गया? डी टी। डी सी अपॉन क्या बन गया? डी टी बन गया। ठीक है। अब अगर सांद्रता किस में, सांद्रता पूछी जाए क्रिया कारक की, सांद्रता पूछी जाए क्रिया कारक की, तो याद रखना क्रिया कारकों की सांद्रता में समय के साथ में कमी आती है। तो इसके लिए आप काम में लोगे चिन्ह कौन सा? नेगेटिव। काम में लोगे चिन्ह कौन सा? नेगेटिव। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। क्या होती है?
उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है तो इसके लिए चिन्ह काम में लोगे कौन सा? पॉजिटिव। चिन्ह काम में लोगे कौन सा? पॉजिटिव। तो आपसे पूछा जाए कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो रासायनिक बल गतिकी विज्ञान, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं किसका? किसका अध्ययन करते हैं? अभिक्रिया की दर और दर को प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आपसे पूछा जाए दर क्या है, तो दर बताओगे समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। समय के साथ अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर कहते हैं। दर या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। अगर ज्यादा होगी दर, इसका मतलब अभिक्रिया क्या होगी? फास्ट होगी। और दर अगर कम है तो इसका मतलब क्या? अभिक्रिया धीमी होगी। क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन के लिए हमेशा आप क्या शब्द काम में लोगे? नेगेटिव। और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के लिए आप कौन सा चिन्ह काम में लोगे? पॉजिटिव चिन्ह काम में लोगे। ठीक है ना। यहां से एक प्रश्न आता है, दर व्यंजक लिखना। क्या लिखना? दर व्यंजक लिखना। एक प्रश्न बनता है कोटि का, अभिक्रिया कोटि का। ठीक है ना। और एक याद रखना, दर को प्रभावित करने वाले कारक। दर को प्रभावित करने वाले कारक, इन तीनों में से किसी एक पर प्रश्न बनेगा। कोटि में 100% प्रश्न बनना क्या है? फिक्स है। अभिक्रिया की कोटि से 100% प्रश्न बनना क्या है? फिक्स है। नोट्स आ गए आपके लिए, आप नोट्स में देखते जाओगे। चलो उनको दे दिए नोट्स, पीछे मिल गए नोट्स। देखो, अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला ज्ञात करना, सॉरी, अभिक्रिया की दर किससे लिखते हैं अपन? आर से। और आपकी नोटबुक में लिखा है 1/n। 1/n क्या लिखा है? डी सी अपॉन में क्या लिखा है? dt। डी सी अपॉन में क्या लिखा है? dt। और इस 1/n से पहले दो शब्द लिखे, एक प्लस का और एक माइनस का। लिखा है ना। प्लस क्यों? अभी बताया मैंने, किसके लिए? उत्पाद के लिए। किसके लिए? और माइनस किसके लिए? क्रिया कारक के लिए। माइनस किसके लिए? क्योंकि समय के साथ क्रिया कारकों की सांद्रता में क्या आती है? कमी आती है। और समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसलिए उत्पाद के लिए लिखा जाता है प्लस और क्रिया कारकों के लिए लिखा जाता है माइनस। अभिक्रिया की दर की इकाई लिखना है। क्या लिखना है? अभिक्रिया की दर की इकाई। दर की इकाई लिखने का फॉर्मूला है, बताओ क्या? मोल। क्या है? मोल। मोल ऊपर क्या है? मोल लीटर। क्या है? मोल लीटर इनवर्स। और टाइम क्या है? इनवर्स। टाइम क्या है? हाँ, टाइम याद रखना, टाइम क्या है? इनवर्स। ये इससे आप लिखोगे अभिक्रिया की दर की इकाई। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो प्रथम कोटि की दर की इकाई लिखना है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया तो द्वितीय कोटि की दर की क्या लिखना है? इकाई। तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तो याद रखना है अभिक्रिया की क्या लिखना है? इकाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तीन अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में। तृतीय कोटि की अभिक्रिया हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम कितने अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे? तीन अभिक्रियाओं, जिसमें से आप याद रखना मेनली आपके एक तो जीरो कोटि है और एक प्रथम कोटि है। मेनली जीरो कोटि और एक प्रथम कोटि है। ठीक है। जीरो और प्रथम कोटि पर घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखना है किसी अभिक्रिया की दर ज्ञात करने का फॉर्मूला है प्लस माइनस 1/n डी सी अपॉन dt। बताओ n क्या है? यहां पर n क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक या फिर मोल कह सकते हो। रस समीकरण मिति एक प्रकार से मोल है। ठीक है। c क्या है? c सांद्रता। और मैंने लिखा dc। dc का मतलब क्या बन गया? सांद्रता में परिवर्तन। बताओ t क्या है? और ये हमने लिखा dt, तो क्या बन गया? समय में परिवर्तन। क्या बन गया? समय में परिवर्तन। और ये क्या है? ये दर की इकाई लिखने का क्या है? फॉर्मूला। दर की इकाई लिखने का क्या है? फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप क्या लिखोगे? दर की इकाई।
दर की इकाई लिखोगे। चलो आगे चलो नेक्स्ट पेज पर इस अभिक्रिया को समझते हैं। हमारे पास में एक अभिक्रिया है और हमने कहा है कि N1 मोल जो है वो एक क्रिया कारक के हैं। किसके हैं? एक क्रिया कारक के हैं। और N2 मोल है वो किसके हैं? बी क्रिया कारक के। यानी ए के N1 मोल और बी के N2 मोल जो है क्रिया कर रहे हैं और बना रहा है एक तो C और एक बना रहा है क्या? D। तो C के कितने मोल बन रहे हैं? M1 और D के कितने मोल बन रहे हैं? M2। D के लिए कितने मोल बन रहे हैं? M2। M2 D के मोल है, M1 C के मोल है, N2 B के मोल है और N1 क्या है? A के मोल है। यहां से लिखना है हमें इसका दर व्यंजक। क्या लिखना है? दर व्यंजक। दर व्यंजक लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं? R। क्या लगाते हैं? R दर। बताओ फॉर्मूला है हमारे पास में 1/n, 1/n और A की सांद्रता कैसे लिखेंगे? DA। A की सांद्रता क्या लिखेंगे? DA। A की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है? हो रहा है। समय के साथ परिवर्तन हो तो लिखता हमने क्या? DT। अब बताओ प्लस लगाएंगे या माइनस? माइनस। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि क्रिया कारक के साथ में क्या लेना है? माइनस। क्लियर है बात? ठीक है। बराबर 1/n। बताओ यहां पर क्या लिखूं? D और कोष्टक में क्या लिखेंगे? B। क्या लिखेंगे? B की सांद्रता बटा DT। B की सांद्रता बटा DT। बताओ प्लस आएगा या माइनस? माइनस। क्या आएगा? माइनस। बराबर 1/n। 1 बटा बताओ क्या लिखा जाएगा? D और किसकी सांद्रता? हाँ 1/M1। 1/M1 सही है। 1/M1 तो है सी होगा। एक बार देखते जाओ आप। 1/n सॉरी D बटा क्या हो जाएगा? DT। ये किस में है बताओ? प्लस में। किस में है? प्लस में। इधर देखोगे ये है आपके पास में प्लस का क्या बन जाएगा? 1/n और किसकी सांद्रता? D की सांद्रता बटा में क्या बन गया बताओ? DT। बटा में क्या बन गया बताओ? DT। n का मान कितना है यहां पर और n का मान कितना है यहां पर? तो ये बन जाएगा 1/n2 n1। क्या बन जाएगा? 1/n1। क्लियर है बात? इसकी जगह क्या लिख दें? 1/n2। इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1/m1 और इसकी जगह क्या लिख देंगे? 1/m2। सेम कंडीशन रहेगी dA/dt। ये रहेगा dB/dt। ये रहेगा dC/dt। ये रहेगा dD/dt। कोई दिक्कत है? नहीं है? अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कितना दे रखा है हमें? n1। अगर यहां पर दे रखा होता 3 तो यहां पर n1 का मान कितना लेते? 1/3। कितना लेते? 1/3। क्लियर है? यहां पर मैंने लिखा 4 तो बताओ यहां पर कितना लेते? 1/4। कितना लेते? यहां पर लिखा होता मान लीजिए 2 तो यहां पर कितना लेते? और यहां पर लिखा होता मान लीजिए 0.5 तो 1/0.5। 1/0.5। क्लियर है बात मेरी? समझ आया नहीं आया? तो दर व्यंजक नहीं आया समझ? आ गया। दर व्यंजक कैसे लिखोगे? दर व्यंजक लिखना है आपको ऐसे। लिख लोगे दर व्यंजक ऐसे? लिख लोगे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन कैसे बन सकता है चलो देखते हैं अपन। दे रखा है हमें N2 प्लस में। अच्छा इसका सरलीकरण किया गया। आगे सरलीकरण कर सकते हो? सरलीकरण नहीं कर सकते? एक बटा n की जगह लिख देते हैं अपन 1/n1। इसको माना हमने dA/में क्या लिखा है? dt। बराबर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। 1/n2 और इसको माना dB और अपोन में क्या मान लिया हमने? dt। बराबर प्लस का क्या है? 1/n और ये है dC। 1/n का मान कितना दे रखा है? 1/m1। क्या दे रखा है? 1/m1 लिख दिया हमने क्या? dt। बराबर प्लस का 1/n का मान कितना दे रखा है? 1/m2। ये बन गया d और क्या बन गया? d अपोन में क्या बन गया? dt। क्या बन गया? dt। अब दे रखा है ये बना है आपके पास में r। ये क्या बना है? r दर।
सांद्रता में परिवर्तन बटा समय को क्या लिख देते हैं, सांद्रता में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ, उसको क्या कहते हैं, दर या वेग कह सकते हो। ये क्या है, बी की सांद्रता में क्या है, परिवर्तन बटा क्या लगा, समय, परिवर्तन में लगा समय क्या बन गया, दर, आर बन गया। ये क्या है, सी की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय क्या बन गया, दर बन गया। ये डी की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय क्या बन गया। अब किसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ये ए की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन। ए की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो हमने लिखा, इसको तो बोल दिया हमने पूरे को दर, क्या बोल दिया, पूरे को दर। तो इसकी जगह हमने किसकी दर लिख ली, ए की, किसकी दर लिख दी, ए की। और ए बटा में क्या है, ए बटा में क्या है बताओ, n1। अब बताओ ए क्या है, किसकी दर है, ये ए की दर है, किसकी दर है, तो हम लिखेंगे आर ए, मतलब ए की दर बराबर, ये किसकी दर है, बी की। तो हमने लिखा आर बी अपॉन में क्या लिखा, n2, आर बी अपॉन में क्या लिखा, n2 बराबर, ये किसकी दर है, सी की। तो हमने लिखा आर सी अपॉन में क्या लिख दिया, m1, और बराबर में क्या लिखा, डी की दर है, तो आर डी अपॉन में क्या लिख दिया, dt। अब सर आप कहोगे निशान का, सॉरी m2, अब आप कहोगे सर निशान कहां चले गए, तो निशान इस दर शब्द के साथ ही क्या हो गए, खत्म हो गए, दर शब्द के साथ ही क्या हो गए, खत्म हो गए। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में ये बता रहा है कि क्रिया कारकों की सांद्रता में क्या होगी, कमी, और ये बता रहा है कि उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि। तो याद रखना, दर व्यंजक जब भी लिखोगे आप, मूल रूप से ये चीज लिखोगे ना, तो इनके साथ में क्या नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा, इनके साथ में प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है, प्लस माइनस कहां तक लिखा जाएगा, ये है, ये यहां से होगा अवकलन समाकलन, अवकलन समाकलन होकर के हमारे पास में ये आता है, तो निशान वहां तक ही काम में आता है। मेनली जो इसका दर व्यंजक होता है वहां पर निशान काम में नहीं लिया जाए। क्यों, क्योंकि ये चीज खुद ये बता रही है कि क्रिया कारकों की सांद्रता में क्या होगी, कमी, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, तो दर व्यंजक लिखना आप निकाल लोगे, मुझे उम्मीद है। पहले अपन समझते हैं इसका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। जैसे हमें प्रश्न दिया गया है N2 प्लस में क्या दिया गया है 3H2, N2 प्लस में क्या दिया गया 3H2, और 3H2 क्या बन रहा है, 2NH क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, 2NH क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। इसके लिए हमें लिखना है दर व्यंजक, क्या लिखना है, दर व्यंजक लिखना है। एक प्रश्न तो आएगा ऐसा, उपयुक्त अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक लिखो। ठीक है, बताओ सबसे पहले R बराबर क्या लिखते हैं, किसकी दर, N2 की दर, किसकी दर, यानी RN2 और अपॉन में उसका लिखते हैं मोल, क्या लिखते हैं, मोल। और मोल कितना है इसके आगे, एक, मतलब कुछ संख्या नहीं लिखी उसको क्या मान लेते हैं अपन, एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक। क्लियर है बात, बराबर। बताओ RH2 कितना मोल लिखा है, तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया 3, बराबर क्या है बताओ, RNH3 बताओ कितना है 2, बताओ कितना 2। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या कह रहा है, यह है नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, नाइट्रोजन के, मतलब नाइट्रोजन टूटेगा तभी तो वो बनेगा, तो यह नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, यह हाइड्रोजन के विलुप्त होने की, मतलब दोनों विलुप्त होंगे तभी वो बनेगा, दोनों टूटेंगे तभी वो बनेगा। और ये क्या है NH3, मतलब अमोनिया के निर्माण की दर या बनने की दर, समझ गए। ये है विलुप्त होने की दर, ये है विलुप्त होने की दर, और ये है निर्माण होने की दर। तो ये बताओ ये क्या है, ये दर व्यंजक है, किसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए। अमोनिया का निर्माण कौन सी विधि द्वारा, हेबर विधि द्वारा। तो हेबर विधि द्वारा याद रखना है, ये है दर व्यंजक, किसका, अमोनिया का निर्माण का। बताओ पहले समझ आया नहीं आया। इससे पहले एक स्टेप और लिखा है, वो स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है, ये वाला। अब यहां पर A की जगह क्या लिख सकते हो आप N2, B की जगह क्या लिख सकते हो आप H2, और ये क्या लिख सकते हो आप NH3। क्लियर है बात। वापिस आएगा आपका सेम ये चीज आएगी। अब N1 की जगह आपने क्या लिखा 1, N2 की जगह क्या लिखा, आगे लिखा हुआ N2, और N3 की जगह क्या लिखा आपने, सॉरी M1 की जगह क्या लिखा आपने
2 लिखा है। क्लियर है बात? चलो अब एक प्रश्न है और आप रफ कॉपी निकालोगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे वहां पे रफ कॉपी में। N2 प्लस में 3H2, N2 प्लस में 3H2, ये अभिक्रिया लिखनी है। N2 प्लस में 3H2 और क्या बना रहा है? 2NH3 बना रहा है। इस प्रश्न को सीखना है क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूरा संभावना है आने का। ठीक है, N2 प्लस में 3H2 2NH3 में H2 के विलुप्त होने की दर में H2 के विलुप्त होने की दर तथा में H2 के विलुप्त होने की दर तथा NH3 के बनने की दर, NH3 के बनने की दर, प्रश्न दोबारा बोल रहा हूं, N2 प्लस में 3H2 अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? 2NH3 में H2 के विलुप्त होने की दर तथा NH3 के बनने की दर के बीच में संबंध ज्ञात करो, के बीच में संबंध ज्ञात करो। प्रश्न में 2 चीज दी गई आपको, क्या? एक तो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, इसको छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यह है कि हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर और अमोनिया के बनने की दर। अब बताओ इनका दर व्यंजक कैसे लिखते हैं? दोनों का दर व्यंजक लिखना है आपको, तो हम लिखेंगे RH2 अपोन में क्या लिखेंगे? 3। RH2 अपोन में क्या लिखेंगे? बराबर क्या लिखा हमने? RNH3 और क्या लिख दिया? 2। क्या लिख दिया? 2। किसके विलुप्त होने की दर? H2 के विलुप्त होने की दर और अमोनिया के निर्माण की दर। तो हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं H2 के विलुप्त होने की दर, कर सकते हैं नहीं कर सकते? या यहां से ज्ञात कर सकते हैं अपन क्या? अमोनिया के निर्माण की दर। कोई सी भी एक चीज ज्ञात कर लो। चलो हम ज्ञात कर लेते हैं RH2 बराबर, ये 3 उधर जाकर किधर चला जाएगा? गुणा में 3/2 RNH3। 3/2 को अपन क्या लिखते हैं? 1.5 RNH3। ये RNH3 क्या है? अमोनिया के निर्माण की, मतलब अमोनिया का निर्माण की जो दर है ना, वो 1.5 गुना अधिक होगी किससे? H2 के विलुप्त होने की दर से। RH2 इसका मतलब क्या है? RH2 मतलब RH2 के विलुप्त होने की दर वह 1.5 इंटू RNH3 गुणा, ये इतना गुणा क्या होगी? अधिक। ठीक है, समझ गए? RH2 के विलुप्त होने की दर अमोनिया निर्माण से 1.5 गुणा क्या है? अधिक है। अमोनिया निर्माण की दर से 1.5 गुणा क्या है? अधिक है। गुणा भी तो है ना, गुणा क्या है? अधिक है। समझ गए? एक प्रश्न और लिखोगे आप, बाद में उतार लेना, इस थोड़ी जगह छोड़ देना। इसका एक प्रश्न और दे रहे हैं अपन। उपयुक्त अभिक्रिया में, उपयुक्त अभिक्रिया में उपयुक्त अभिक्रिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन दोनों में कौन, दोनों में कौन, दोनों में कौन जल्दी विलुप्त होगा? कौन जल्दी विलुप्त होगा? दोनों में जल्दी विलुप्त होगा। कौन जल्दी विलुप्त होगा? हाँ मास्टर, कौन जल्दी विलुप्त होगा? हाँ?
ये क्या आएगी, विलुप्त होने की दर किसकी, नाइट्रोजन की। किसकी है ये, नाइट्रोजन की विलुप्त होने की दर है। ये कितना गुना है, हाइड्रोजन से विलुप्त होने की दर का कितना गुना है, 1/3 गुना। 1/3 गुना तो कितना हो गया, 1/3 का मतलब 0.033 इतना ही आएगा। 0.33 आर क्या है, H2। आर क्या है, H2। और ये RH2 बराबर क्या आ गया, RN2। ठीक है, ये किसकी दर है विलुप्त होने की, नाइट्रोजन की विलुप्त होने की दर है। वो हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर से कितना गुना है, 0.33 गुना क्या है, अधिक है। क्लियर है बात। तो ज्यादा पहले विलुप्त कौन होगा, नाइट्रोजन। पहले विलुप्त कौन होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, चलो अब ये उतार लो आप, जो पहले नहीं उतारा था उसने। जिसने नहीं उतारा वो उतार लो। है तो फिर ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखे, लिखो क्वेश्चन। नोट्स में देखना नहीं है, दिमाग से करना है, पहले समझना है। इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर में आपको, न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो, a + 0.25 a + 0.25 b, दो क्रिया कारक है a और b। a का कितना मोल, 1 मोल, b का कितना मोल, 0.25 मोल। दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं और बना रहे हैं C+ में क्या बना रहे हैं, 2D, यानी D के कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। क्लियर है। अब प्रश्न लिखो इसके नीचे, यदि D के बनने की दर, D के बनने की दर, D के बनने की दर 4 गुणा 10 की पावर, 4 गुणा 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स है। यदि D के बनने की दर 4 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो B के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। तो B के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। ये किसकी दर दे रखी है, D की दर दे रखी है, आपको B के विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी है। मतलब A को छोड़ दो, C को छोड़ दो, A और C से में कोई मतलब है नहीं। प्रश्न में क्या दे रखा है, B दे रखा है और क्या दे रखा है, D दे रखा है। तो B और D के बीच में संबंध देख लो, B और D के बीच में क्या देख लो, संबंध देख लो। तो हमने लिखा RB और भाग में कितना 0.25 बराबर दे रखा है 2D। क्या दे रखा है, 2D। D के विलुप्त बनने की दर कितने दे रखा है, D के बनने की दर कितनी दे रखा है आपको, RD, और RD कितना है 2, RD कितना है 2। इसका मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 × 10 की पावर कितना -3। तो देखो इधर देखो, इसको लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, माइनस का कितना है 3 है। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ये ज्ञात करना है RB। क्या ज्ञात करना है, RB। तो 0.25 उधर लेके चलेंगे अपन, 0.25 उधर लेके चलेंगे, तो हमारे पास में है RB बराबर क्या आ गया, RB बराबर आ गया ये। ठीक है, अब काटोगे तो कैसे, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 से, 2 दूआ 4। ठीक है, इसको गुणा करोगे आप तो कितना आएगा ये 5 दूआ 10, 2 दूआ 4 और 1 5, 2 0 0। उधर से 2 अंक छोड़ करके क्या है, दशमलव है, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। 0.5 × 10 की पावर -3 क्लियर है। माइनस का कितना आ जाएगा 3, और ये क्या आ गया RD × ये आ जाएगा।
क्लियर है? आर डी, देखो इधर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर डी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये पॉइंट आपको क्या करना है, गायब करना है। या तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये होगा, या तो ऑप्शन में उत्तर आपको क्या मिलेगा, 0.5 इंटू क्या मिलेगा, 10 की पावर माइनस का क्या मिलेगा 3, या तो उत्तर ये मिलेगा हमें, या इसको सरल किया हुआ मिलेगा। क्लियर है? सरल किया हुआ मिलेगा मतलब ये पॉइंट क्या करना है, आपको हटाना है। पॉइंट हटाना है तो 5/10, 5/10, 5/10 इंटू क्या है, 10 की पावर माइनस क्या है 3। अब ये 10 ऊपर लेके जाओगे तो किस में बदल जाएगा, माइनस का 1। किस में बदल जाएगा, माइनस का 1। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस क्या लिखा जा सकता है, 4 लिखा जाता है। या उत्तर आपको मिलेगा ये। क्लियर है? या तो उत्तर क्या हो सकता है, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर बात? या उत्तर क्या हो सकता है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। पॉइंट हटाओगे ना, इसको लिखते हैं 0.5, ये पॉइंट हटाओगे तो भाग में क्या लगता है 10। अब इस 10 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर माइनस की 1, और 10 की पावर माइनस का 3, और 10 की पावर माइनस की 1 क्या बन जाएगा, 10 की पावर 4, 10 की पावर माइनस का 4। अब पॉइंट हट गया तो इसको लिख देंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। क्लियर है? चलो ऐसा एक प्रश्न करते हैं, लिखिए आप, उतार लो। उतारो वो तो क्या नोट्स में किया हुआ है, ठीक है, नोट्स में किया हुआ है। चलो प्रश्न लिखते हैं अपन, हैं, उतार लो। क्वेश्चन लिखो, ऊपर वाली अभिक्रिया लिख लेना, ये वाली। सी के तो बनने की दर दे रखी है ना हमें, हमें लिखना है डी के बनने की दर। यहां पर अगर मैं सी करूं तो सी के बनने की दर तो दे रखी है ना हमें, तो सी के बनने की दर ही पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, या तो ऐसे करो, बी के विलुप्त होने की दर कर लो आप, और सरल हो जाएगा प्रश्न। बी के विलुप्त होने की दर। प्रश्न लिखना है, यदि यदि सी के बनने की दर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 है, सी के बनने की दर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो बी के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। तो बी के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। बी के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। हो जाएगा क्या प्रश्न?
बी के आगे रासायनिक सॉरी रस समीकरण में गुणांक कितना दे रखा है? 1। कितना दे रखा है? 1। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा? इधर कर लिया 10 की पावर -2। हाँ हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं होगा? नाजुक, रुचिका, अंबिका, हो गया? कितना निकाला उत्तर? 10 की पावर माइनस, सीधा 10 की पावर -2, तो 2 इंटू 10 की पावर है -2, 2 इंटू 10 की पावर है -2, 2 इंटू 10 की पावर -2 ही आएगा। दो इंटू 10 की पावर -3, माइनस का 3 निकाला है? नहीं किया? हाँ हो गया। कितना? -3। अच्छा इधर देखो सारे, सी की बनने की दर दे रखी है, सी के बनने की दर दे रखी है, कितनी दे रखी है? और किसके विलुप्त होने की दर पूछी है? तो ए से डी से तो हमें कोई मतलब नहीं है, नहीं है ना? तो देखो इधर बी बराबर में क्या है? सी बराबर में क्या है? सी। इसके आगे क्या मान सकते हैं अपन? 1 मान सकते हैं। तो इसका दर व्यंजक लिखोगे आप तो आर बी अपॉन कितना लिखोगे? 1, ये लिखोगे बराबर। सी के बनने की दर कितनी दे रखी है? आर सी अपॉन में कितना? 1 मानोगे? मानोगे ना? इसके बनने की दर कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है? माइनस का कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। क्लियर है बात? आपको क्या ज्ञात करना है? आर बी बराबर, आर बी बराबर ये 1 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, ये बना 1/1 इंटू क्या बन गया? 2 इंटू 10 की पावर -2, और ये क्या है? आर सी। गुणा में लिख सकते हैं, 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया? आर सी इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, या सीधा लिखो आप 10 की पावर -2। सही तो है? 10 की पावर -3 कैसे लिखा? 0.5 तो किसका दे रखा है आपको? ए का दे रखा है। नहीं 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 नहीं, संबंध किस किस के बीच में पूछा है? बी और सी का पूछा है। संबंध किस किस का पूछा है? बी और सी का पूछा है। क्लियर है? ठीक है ना? चले आगे। ये क्या हो गया आपका भी? दर व्यंजक और दर व्यंजक पे बनने वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कल, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही।